नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। अंकिता भंडारी का शव मिल चुका है। चीला कैनाल में अंकिता का शव मिला है। 5 दिन से लापता थी अंकिता भंडारी। रिजॉर्ट मालिक पर हत्या का आरोप है। एसडीआरएफ और पुलिस की तलाश में शव बरामद हो चुका है। अंकिता भंडारी के पिता ने शव की पहचान कर ली है। रिजॉर्ट मालिक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। देखिए, उत्तराखंड से ये बड़ा मामला है और बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण के बाद लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। गढ़वाल से लेकर पौड़ी तक की आप जब बात कर रहे हैं तो इस बेटी को लेकर सभी का इस वक्त गुस्सा बढ़ रहा है और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। तमाम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। कई जो सामाजिक सेवा संगठन हैं उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सभी बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवेदनशीलता भी दिखाई। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया, एसआईटी अंकिता मर्डर केस की जांच करेगी, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अंकिता मर्डर की जांच करेगी। आईजीपी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। बेटी अंकिता का शव बरामद हो चुका है। सीएम धामी ने भी जिक्र किया है ट्वीट के माध्यम से, इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवेदनशीलता इस पूरे मामले को लेकर दिखाई और उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए। इस पूरे मामले में जांच अब एसआईटी करेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर अब इस मामले में एसआईटी जांच करेगी। ट्वीट कर पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है, आज प्रातःकाल बेटी अंकिता का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं। और सुदीप हमारे साथ मेरे विशेष संवाददाता जुड़े हैं। सुदीप, 5 दिन से लापता थी अंकिता, अब उसका शव बरामद हो चुका है। पिता ने पुष्टि कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस घटना पर बार बार दुख व्यक्त कर रहे हैं अपना, और आईजीपी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी हो चुका है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री को जैसे ही संज्ञान में मामला आया, मुख्यमंत्री उसी समय से इस प्रकरण पर गंभीर हो गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश से ये जांच राजस्व पुलिस से लेकर सिविल पुलिस को, थाना पुलिस को दी गई और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। कल देर रात जहां मुख्यमंत्री धामी के 2 बुलडोजर गरजे और इस जो ये रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि बॉडी मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जो पी रेणुका देवी है, आईजी स्तर की अफसर है, इनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया है जो इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करेगी और जांच कर चार्जशीट कोर्ट को भेजेगी ताकि कोर्ट से जल्द दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान हो सके। देखिए, पी रेणुका देवी एसएसपी पौड़ी भी रह चुकी हैं। जिस जिले में वारदात हुई, जिस जिले में रिजॉर्ट स्थित है, उस जिले की वो पौड़ी भी रह चुकी है। लिहाजा सरकार ने सभी विषयों को देखते हुए पी रेणुका देवी को ही ये एसआईटी का हेड बनाया होगा। और हमारी जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आसपास जितने भी लोग हैं उनसे भी बातचीत पूछताछ की जाए कि आखिर क्या पूर्व में भी यहाँ पे इस तरीके की शिकायतें आती रही हैं और आई तो क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई। मुख्यमंत्री पहले दिन से इस घटना को लेकर गंभीर है और जनता में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है कि एक गरीब परिवार की बेटी जो अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी करके परिवार का लालन पालन करना चाहती है, उस पर कैसी गिद्ध दृष्टि है लोगों की। और पहाड़ के शांत इलाके में इस प्रकार की वारदातें जैसा हम उत्तर प्रदेश या अन्य बड़े महानगरों में देखते हैं, वहां जैसी घटना यहाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना ही यहाँ का ऐसा रिवाज रहा है, ना ऐसा कभी चलन रहा है। लिहाजा लोगों में आक्रोश और ज्यादा है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं सड़कों पर हैं। कल आरोपियों को पुलिस की गाड़ी से खींचकर पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, वो तो पुलिस की मुस्तैदी रही, वरना आरोपियों के साथ कुछ और भी घट सकता था। लोगों में जो आक्रोश है वो फट रहा है ज्वार के रूप में। सुदीप, जो परिवार वाले हैं लड़की के, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो शांत हैं, मतलब इस पूरी कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं?
जी बिल्कुल, परिवारजन बिल्कुल संतुष्ट हैं। उनके जो पिता हैं, इनके पिता एक गार्ड की प्राइवेट नौकरी करते थे, कोविड काल में इनकी नौकरी छूट गई थी। इनका कहना है अब मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा और बेटी के हत्यारों को फांसी के फंदे पर वो झूलते हुए देखना चाहते हैं। तब तक उनका कहना है कि वो प्रतिदिन अदालत आएंगे, प्रतिदिन कोर्ट कचहरी और थाना पहुंचेंगे और इस केस का वो डे टू डे अपडेट लेंगे। उनका भाई भी इसी जो बैराज है जहां से शव बरामद हुआ है, पुलिस इनकी पिता व भाई दोनों को लेकर पहुंची थी। उनकी निशानदेही पे ही शव की शिनाख्त करा के कंफर्म करा गया कि अंकिता का ही शव है, जिसे पुलकित आर्य जो त्रिवेंद्र रावत राज्य सरकार में दायित्वधारी थे, उनके बेटे व दोस्त ने नहर में फेंक दिया था। चलिए ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका। ऋषिकेश से संजय शर्मा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय, क्योंकि ये जो हत्या की वारदात है उसकी पटकथा में ऋषिकेश भी आता है, क्योंकि वो लड़की वहां से जाती है, उसे वहां ऋषिकेश ले जाया जाता है, वहां पर झगड़ा होता है, खाते पीते हैं और उसके बाद धक्का दे देते हैं। इसके अलावा इनसाइड स्टोरी और क्या है? इनसाइड स्टोरी में सिर्फ इतना है कि जब से ये लड़की यहाँ काम करने आई तो इन लोगों ने उस पर इस तरह का दबाव बनाया कि ये जितने भी यहाँ पे ग्राहक आते हैं जो इनके कस्टमर थे कि उनके साथ ये अपना संबंध बनाए और सबको खुश करे, क्योंकि इनका रिसोर्ट चल नहीं रहा था और इसी वजह से ऐसी छोटी और सुंदर लड़कियां रखते हैं जिसकी वजह से कि इनका रिसोर्ट चले। तो ऐसी स्थिति में जो उसने मना किया, उसने फिर अपनी इन सब बातों को अपने साथ में काम करने वालों के साथ साझा भी किया कि भाई ये लोग मेरे साथ इस तरह की बात कर रहे हैं और मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब बातों को लेकर जब उन्होंने देखा कि अब ये मामला खराब हो रहा है तो उन्होंने उसको अपने साथ बैठाया और नहर के किनारे गए और वहां पर उन्होंने उसको शराब वराब पिला के उसको धक्का दे दिया। ऐसी बात जब सामने आई तो ऐसी स्थिति में अगर रिजोर्ट में इस तरह का माहौल होगा तो यहाँ उत्तराखंड की जो देवभूमि कहलाती है, जो ऋषिकेश योग नगरी देवभूमि कहलाती है, उसका तो नाम खराब हो गई है। और दूसरा, यहाँ की लोकल लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार होना एक बहुत ही दुखद है और यहाँ पूरे क्षेत्र में इसके खिलाफ बड़ा आक्रोश है और लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी 2-3 जगह प्रदर्शन है जो अभी दिन भर चलेगा और अलग अलग तरीके से लोग इस प्रदर्शन को करेंगे। लेकिन ऐसे माहौल में यहाँ का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इस तरह के माहौल के लिए बिल्कुल भी नहीं है और जनता जो है बहुत ज्यादा गुस्से में, और इसी गुस्से को लेके उन्होंने उन आरोपियों की पिटाई भी कर दी थी, पुलिस की गाड़ी भी तोड़फोड़ करी और जो सीएम धामी ने रिसोर्ट को तोड़ा, ये बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा आक्रोश शांत हुआ है और ऐसी जो घटनाएं हैं दोबारा न हो इसके लिए एक ये माहौल बन रहा है और ऐसा माहौल में जो है ऋषिकेश को एक अच्छी वो मिलेगी। जानकारी ये भी है कि ऐसे ही रिजॉर्ट्स और होटल्स पर अब ये पीला पंजा चलने वाला है, जहां पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है या फिर जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं। ऋषिकेश की बात करते हैं क्योंकि अब पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्या यहाँ पर भी सिलसिलेवार कार्रवाई शुरू हो चुकी है? जी हाँ, यहाँ पर कार्रवाई तो नहीं है, लेकिन इस तरह की जांच जरूर शुरू कर दी गई है, क्योंकि सीएम धामी जितने भी रिसोर्ट है वहां पर जाकर इस तरह की जांच की जाए कि इस तरह का कहीं भी कोई माहौल है तो उसको सामने लाया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इतने रिसोर्ट हैं यहाँ लोकल लोगों के कम है और बाहर के लोगों के ज्यादा हैं। जो बाहर के लोग हैं वो हमेशा अपने रिसोर्ट को चलाने के लिए कुछ नई नई चीजें करते हैं, जिसमें कस्टमर्स को हर चीज मुहैया कराई जाती है कि शराब भी पिलाएंगे, शबाब भी देंगे, कबाब भी देंगे। इस तरह की जो नीति है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा चलने लग गई है और अगर यही नीति यहाँ चलती रहेगी तो यहाँ का माहौल गंदा होना ही होना है। और जब एनजीटी ने गंगा के किनारे लगे हुए कैंपों को हटाया था तो उसमें यही बातें सामने आई थी कि यहाँ पर लोग गंगा के किनारे अश्लील हरकतें करते हैं, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इसलिए इनको गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इनको गंगा से दूर कर दिया गया था। तो यही चीजें जो है अभी भी सामने आ रही है कि रिजोर्टों में इस तरह का माहौल है और इस माहौल को बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है संजय, बहुत ही शुक्रिया। लेकिन वाकई ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है जहां पर एक लड़की के साथ में जबरदस्ती की जा रही थी कि आप शारीरिक संबंध बनाएं। वो लड़की बार बार इस बात को अपोज कर रही थी
उसके साथ झगड़ा किया गया, उसको वहां से ले जाया गया, फिर उसको धकेल दिया गया, पहले उसका फोन फेंका, फिर उसको भी फेंक दिया गया। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक ये पूरा वाकया, और इस पूरे मामले पर सरकार संजीदगी से कार्रवाई कर रही है। प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जो भी होटल रिजॉर्ट हैं वहां पर नजर रखी जाए और इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबर प्रयागराज से है। बेली अस्पताल के वार्ड में नमाज पढ़ने के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, नमाज पढ़ने पर महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना गलत है। प्रयागराज पुलिस ने अज़दुद्दीन ओवैसी के दावे का खंडन किया और एक प्रेस नोट में कहा है कि महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। महिला की एक रिश्तेदार बेली अस्पताल में भर्ती है। नमाज अदा कर महिला मरीज की सलामती की दुआ मांग रही थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए जाने से साफ इनकार किया है। ये देखिए तस्वीरें हैं प्रयागराज के बेली अस्पताल की। ये तस्वीर है जहां पर तीमारदार दुआ कर रही है कि जो उनके साथ में है, जो बीमार है, उनकी तबीयत बेहतर हो, क्योंकि तबीयत नासाज होने के कारण ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सलामती की दुआएं ये महिला मांग रही है। ये तस्वीर ट्वीट की अज़दुद्दीन ओवैसी ने और कहा कि नमाज पढ़ने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना गलत है। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। महिला दुआ कर रही थी अपने मरीज की सलामती के लिए। राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में शामिल होंगे। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यशाला शुरू हो जाएगी। लखनऊ के बाद सीएम मिर्जापुर और प्रयागराज जाएंगे। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर और वहां निरीक्षण करेंगे तमाम विकास कार्यों का। नवरात्रि से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ सीएम योगी करेंगे बैठक। 4:15 बजे प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से प्रीतम नगर स्थित दुर्गा पूजा पार्क पहुंचेंगे। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के पिता को श्रद्धांजलि देंगे। तो दोपहर के 1:05 पर वो लखनऊ से रवाना हो जाएंगे मिर्जापुर के लिए, और यहाँ पर उनके कार्यक्रम रहेंगे। 2:10 पर वो पुलिस लाइन मिर्जापुर पहुँचेंगे। लगभग 2:30 बजे तक वो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 से लेकर लगभग 3 बजे तक विंध्याचल धाम में वो जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण वो करेंगे। 3 से लेकर 3:45 तक जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ में उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा, और दोपहर के 3:50 पर वो पुलिस लाइन मिर्जापुर से रवाना हो जाएंगे आगे प्रयागराज के लिए। नीलेश चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, पहले वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, उसके बाद मिर्जापुर और प्रयागराज जाएंगे। अब क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, लगभग 10:30-11 बजे से ये पूरा प्रोग्राम शुरू होना है, जिस प्रोग्राम में खुद सम्मिलित हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जहां पर किसानों के लिए जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है उसमें वो सम्मिलित होंगे। राज्य स्तरीय कार्यशाला है जहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जो किसान है वो आएंगे। उसके अलावा जो गौ आधारित किसानी होती है उसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं वो इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें गौ आधारित प्राकृतिक खेती की, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहले से ये इस तरीके की खेती होती आई है। अब उसको बढ़ावा देने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार करने का प्रयास कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर प्राकृतिक गौ आधारित खेती होगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के किसानों को उसका फायदा मिलेगा, साथ ही साथ किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें गौ आधारित किसानी होगी वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि केमिकल वाली सब्जियां बाजार में जब गौ आधारित
खेती होगी तो कहीं ना कहीं गाय का जो गोबर होता है उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा और तमाम तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से एक बार प्राकृतिक जो खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता को चाहे वो अनाज हो, सब्जियां हो, फल हो, उनकी जो उपलब्धता है वो बेहतर तरीके से कराई जा सके, साथ ही साथ वो केमिकल युक्त ना हो। उसके अलावा हम उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में देखते हैं कि जो किसान है वो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें तमाम तरीके के केमिकल जो खाद सामग्री होती है, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, इस तरीके की यूज किया जाता है, उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए और प्राकृतिक खाद होती है, चाहे वो गोबर की खाद हो या फिर गौमूत्र का छिड़काव हो, उस तरीके की खेती को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को ताजी और स्वच्छ सब्जियां, अनाज, दालें मिल सके, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता भी खुशहाल हो सके। उन तमाम चीजों को लेकर आज ये कार्यशाला जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिर्जापुर और प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। जब मिर्जापुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले वहां विंध्यवासिनी मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद वहां के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे कि कहां तक काम विंध्य कॉरिडोर का पहुंचा है। साथ ही साथ वहां के जनप्रतिनिधियों से जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनको धरातल पर कितना प्रभावी ढंग से लागू किया गया। उसके बाद जब प्रयागराज जाएंगे तो सांसद विनोद सोनकर के जो पिता का निधन हो गया था उनकी फोटो पर माल्यार्पण करेंगे। जो दुखी परिवार है उससे मुलाकात करके उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जो है दुख जाहिर करेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज में रहेंगे तो वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे, क्योंकि प्रयागराज के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई थी, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वहां की व्यवस्थाओं को भी जानेंगे, साथ ही साथ जलभराव ना हो उसको लेकर जनप्रतिनिधियों और जनता से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एक और जहां मिर्जापुर जाएंगे तो दूसरी ओर प्रयागराज जाएंगे, लखनऊ में भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी व्यस्त दिन रहने वाला है। संगठन और सरकार के लिहाज से कितना खास है उनका ये दौरा? चलिए नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के मदेगंज इलाके से अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सदस्य रहा है अहमद बेग नदवी। इसका पीएफआई के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर यूट्यूब पर लोगों को बरगलाया करता था। पकड़ा गया अहमद बेग नदवी 2018 तक लखनऊ के नदवा कॉलेज में पढ़ा करता था। यूपी एसटीएफ को नदवी के मोबाइल और लैपटॉप से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। ओमान समेत कई खाड़ी देशों में जाकर ये आया और पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा था। अहमद बेग नदवी 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम में काम कर रहा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहराइच के कैसरगंज सीट से चुनाव भी लड़ा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा। अहमद बेग नदवी को मदेगंज इलाके के किराए के मकान से अरेस्ट किया गया है। पीएफआई के कुल 12 लोग संदिग्ध को हिरासत में लिया जा चुका है। सीएम योगी ने जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली से जनहानि पर जताया शोक। पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि देने के निर्देश दिए। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, ये भी निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने। अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली से जनहानि पर शोक जताया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। घायलों का समुचित उपचार कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। नोएडा में दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत का मामला तो आपको याद होगा ही। नोएडा अथॉरिटी का ठेकेदार सुंदर यादव इसी मामले में लापरवाही बरतने पर गिरफ्तार हो चुका है। नोएडा के फिल्म सिटी मोड़ से करीब 4 बजे की इसकी गिरफ्तारी हुई। ठेकेदार से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस।
नोएडा के फिल्म सिटी मोड़ से करीब 4 बजे की गिरफ्तारी हुई। सुंदर यादव को ही टेंडर दिया गया था। और निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, जिसे टेंडर मिला वो सुंदर यादव भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए पुलिस कहां पर पहुंची है? देखिए, ये वही सुंदर यादव है जिसको नोएडा अथॉरिटी द्वारा टेंडर दिया गया है और नाली रिपेयरिंग का इसको टेंडर दिया जाता है। हालांकि 92,50,000 रुपए का इसको टेंडर दिया जाता है। हालांकि नोएडा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और पूछताछ इससे जारी की गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से ये घटना हुई, 4 मजदूरों की जान गई और साफ तौर पर जिस समय निर्माण नाली का रिपेयरिंग का मरम्मत का जो कार्य चल रहा था, उस समय मजदूरों ने खुद अब इस ठेकेदार सुंदर यादव को बताया था कि जो दीवार की बुनियाद है वो कमजोर हो चुकी है, जिस तरीके से इन्होंने खुदाई कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार ने साफ यही कहा कि कोई बात नहीं, निर्माण चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी लापरवाही से 4 मजदूरों की जान चलेगी। अब जो है सुंदर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेजा गया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि कल काफी देर इससे पूछताछ उच्च अधिकारियों द्वारा की गई है, इसमें कई अहम खुलासे भी हुए हैं। हालांकि नोएडा अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर हैं या जेई हैं या वहां के प्लानिंग अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अभी जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नोएडा पुलिस का यह भी दावा है कि जल्दी और भी कार्रवाई की जा सकती है। सुंदर यादव को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। इससे पहले एक ठेकेदार की और गिरफ्तारी की गई थी, जिसको पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। चलिए ठीक है निशांत, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। और मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर यह हाई अलर्ट है। जिलाधिकारी सुहास अलवाई ने आदेश दिया है, आज और कल कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के कारण ही यह फैसला लिया गया है। निशांत हमारे साथ लगातार बने। निशांत, स्कूल्स को बंद रखा जा रहा है भारी बारिश के कारण। जिस तरीके से देखिए पूजा, लगातार मौसम खराब है और लगातार बरसात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं स्कूल जाने में उनको तमाम तरीके की समस्या हो रही है, बरसात हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्कूल को बंद करने के साफ तरह से आदेश दे दिए गए हैं। चाहे हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, तमाम जनपदों में आदेश किए गए हैं। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट किया है कि जिस तरीके से लगातार लगभग 2 से 3 दिन लगातार बरसात होगी, जिसको लेकर ये जो आदेश दिए गए हैं डीएम सुहास अलवाई द्वारा, गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल कक्षा 1 से लेकर 8 तक बंद रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया।